हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। तो ये हमारा टॉपिक जो है +2 यानी कि 10+2 12th क्लास में भी है। सीए, सीएस, बीकॉम ये हमारे सब में है। तो ये यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स को। और यहाँ पे हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे किसका, कंपनी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी का क्या मतलब है। कंपनी जो है देखिए अपनी तरह तो है नहीं, हमारी तरह तो है नहीं, इंसान तो है नहीं वो। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है। ये नहीं कि कोई भी कंपनी बना देगा, ऐसे नहीं चलेगा। कोई ना कोई उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है तो भी वो क्रिएट होगी, ऐसे कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वही लिखा, देखिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो उसमें क्या है, वो एक सेपरेट एंटिटी है। क्या है, सेपरेट एंटिटी। जैसे कि हम +1 में भी पढ़ा हुआ है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसमें क्या था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं। क्या, किसमें, बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन दोनों जो है अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। इस कंपनी में देखिए, कंपनी में क्या है, कोई भी लोग आए या जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। और कंपनी की एक अलग से पहचान होती है जिसको हम कहते हैं कि वो अपने सिग्नेचर खुद करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं, जो कि उसकी स्टैंप होती है। तो यही इसके मीनिंग में हमने लिखना है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो उसकी कॉमन सील यानी कि उसकी एक स्टैंप वगैरह होगी जिसे वो सिग्नेचर वगैरह माने जाते हैं। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि उसमें जो है, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उसके आने या ना आने से, यानी कि किसी की भी डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है पर्सन, तो उसके होने या ना होने से बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। यानी कि यहाँ पे एक कंपनी के अंदर कितने ही लोग आ रहे हैं और कितने ही लोग चले जाएं, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि उसका काफी लंबे समय तक चलता रहेगा। अगर उसे हम बंद करना चाहते हैं कंपनी को, तो वो भी लॉ के द्वारा ही बंद होगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जैसे कि हमने मीनिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट भी ये रहेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या है, ये अपने बिजनेस यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। यानी कि कंपनी जो है उसके शेयर होल्डर से फर्क नहीं पड़ता कि उसका शेयर होल्डर यानी कि उसका ओनर इस टाइम पर कौन है। लेकिन क्या होगा, इसमें कंपनी को अलग से नाम दिया जाएगा। अगर कंपनी में किसी शेयर होल्डर के नाम पे केस होता है तो उस पे कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो शेयर होल्डर खुद ही अपने केसेस को खुद ही हैंडल करेगा। ठीक है, अगर कंपनी पे कोई केस हो जाता है, मान लेते हैं एबीसी कोई कंपनी है, ये क्या है, एबीसी एक कंपनी है, इस पे कोई पर्सन है, वो इस पे केस कर देता है। इस कंपनी के अंदर ना बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी हैं, तो उसमें से एक नाम है अर्जुन। ठीक है, तो अब कंपनी ने किस पे केस किया हुआ है, जो पर्सन है उसने किस पे केस किया है, कंपनी के ऊपर किया है। तो इसमें जो है अर्जुन की कोई जिम्मेवारी इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो वो कंपनी की लायबिलिटी है या कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि उसको क्या पेमेंट करनी है या क्या चीज चलेगी, वो सारा किसके नाम से होगा, कंपनी के नाम से होगा। शेयर होल्डर को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, इसका लंबे समय, जैसे मैंने बताया अलग से पहचान होती है, तो उसका जो है एग्जिस्टेंस काफी लंबे समय तक रहेगा। उसके लोगों के आने या ना होने से कोई फर्क कंपनी पे नहीं पड़ेगा। कंपनी अगर है, अगर हमने एस्टेब्लिश कर दिया है, कंपनी लोगों द्वारा क्रिएट हो चुकी है, तो उसमें कोई भी लोग आ रहे हैं, कोई भी जा रहा है, तो इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी जो है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब उनकी जो देनदारी बनती है वो सिर्फ एक लिमिट यानी कि उनके शेयर तक ही बनती है, उससे ज्यादा नहीं बनती। कॉमन सील जो हम बात पहले ही कर चुके हैं, कॉमन सील यानी कि सिग्नेचर वगैरह है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, जो इसके कंपनी को जो मैनेज करता है और जो कंपनी के ओनर है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट अलग होगी और जो ओनरशिप है वो अलग होगी। हाँ, हो सकता है कुछ ओनर जो है मैनेज कर रहे हो तो वो फर्क हो सकता है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि जो ओनर हैं वो बहुत सारे होते हैं। एक कंपनी में काफी सारे ओनर्स हो सकते हैं,
तो उनका एक जगह पे इकट्ठे होकर कंपनी को संभालना मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपने में से ही या फिर कुछ लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं, किसके लिए, कंपनी में मैनेजमेंट के लिए, कि वो कंपनी के जो भी रूटीन वर्क है उसको वो मैनेज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहला नाम हम पढ़ते हैं, कंपनी को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंपनी को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं काइंड्स के नाम पे। एक तो लायबिलिटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड और एक लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड में क्या रहेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और लिमिटेड में हमारे पास फिर से दो केसेस बन जाते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, इस तरह से हमने इनको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी वो है, नाम से ही पता चलता है कि जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी कि अगर उसको लॉस होता है तो पर्सन की जो जो उसका ओनर है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी, यानी कि उसके जो मेंबर्स है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उसको क्लेम कर रहे हैं अगर क्रेडिटर, तो उसको वो पे ऑफ करनी पड़ेगी जब तक उनकी पूरी लायबिलिटी यानी कि उनकी पूरी देनदारी कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे यही लिखा है, देखिए, एज पर सेक्शन 2 क्लोज 92 of the Companies Act 2013, unlimited company is the company where there is no limit on the liability of its member, कि उनकी कोई भी लिमिट तय नहीं होती, यानी कि उनको जो है कभी भी कितना भी पेमेंट करनी पड़ सकती है, किसको, उनके मेंबर्स को। इट मींस, इसका क्या मतलब है, व्हेन अ कंपनी सफर लॉसेस एंड द कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स डेट्स, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स member will be used to meet the claims of creditors। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है हाई रिस्क रहता है, मेंबर्स को भी अपनी प्रॉपर्टी पे करनी पड़ जाती है अगर क्लेम कंपनी खुद से पे ऑफ नहीं कर पा रही तो। इसी तरह से ये तो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब ये जो हमें नहीं भी मिलती, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा भी है, these are not found in India even through permitted by the Companies Act। ठीक है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप बना सकते हो, लेकिन इंडिया में ये अभी भी नहीं चलती। ठीक है, अब देखने को ये नहीं मिलती। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब हम लिमिटेड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि लिमिटेड बाय गारंटी है और दूसरा क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स है। तो हम देखते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। तो यहाँ पे अब क्या रहेगा कि यहाँ पे है, मेंबर अपनी गारंटी दे देते हैं, भाई मैं अगर कुछ भी होता है तो मैं इतने रुपए तक तेरे को पेमेंट कर दूंगा, उससे ऊपर मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे गारंटी दे देना, वादा कर देना, भाई अगर लॉस होता है तो मैं इतने रुपए आपको दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से इसमें रहेगा। ये क्या है, देखिए, एज पर सेक्शन 2 क्लोज 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, क्या है, लिमिटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम, उनके द्वारा गारंटी जो दी जाएगी, कब, कि हम आपको पेमेंट कर देंगे बाइंडिंग अब तक, या फिर अगर आपको कोई लॉस होता है तब तक हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो उससे ऊपर हम पेमेंट आपको नहीं करेंगे। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, क्या हो, कब अराइज होगी, ओनली ऑन वाइंडिंग अप, यानी कि शट डाउन की जब पोजीशन आ जाएगी, कंपनी बंद होने वाली है, तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। कितनी पेमेंट करेंगे, जो कि हमने पहले से ही तय कर रखी है, यानी कि एक लिमिट बना रखी है कि हर पर्सन को 10-10 हजार या 15-15, जो भी बात हुई होगी उतने तक की आपको पेमेंट करनी होगी। अब ये तो थी भाई गारंटी दे दी, एक लिमिट तय कर दी थी। अब दूसरा क्या है, लिमिटेड बाय शेयर्स। अब शेयर्स के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि अब आपने जितने शेयर्स रुपए में परचेज कर रखे हैं, मान लेते हैं एक पर्सन है, उसने 1 लाख रुपए के शेयर परचेज कर रखे हैं कंपनी के अंदर, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख के लिए ही लायबल है। अगर उसने उसमें से भी पेमेंट कर रखी है, मान लेते हैं उसने 95,000 यानी कि 95,000 की अगर पेमेंट कर रखी है अपने शेयर्स में से, और 5,000 जो पे नहीं किए हुए, तो सिर्फ कंपनी उससे 5,000 और मांग सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं मांगेगी कंपनी। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर एक पर्सन ने 1 लाख के शेयर ले रखे हैं कंपनी के और उसने उसमें से कुछ पेमेंट कर रखी है और उसने कहा कि मैं 5,000 आपको रुक के दूंगा, कंपनी ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते कंपनी को हो गया बहुत बड़ा लॉस, अब तो इस शेयर होल्डर से वो कितने रुपए मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5,000 यानी कि 5,000 रुपीज ही मांग सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, एज पर सेक्शन 2 क्लोज 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013,
इन केस ऑफ सच कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। यानी कि अगर उसने मान लेते हैं, अभी यहाँ पे हमने इसमें क्या बोला हुआ है कि पर्सन की जो लाइबिलिटी बनती है उसकी फेस वैल्यू, यानी कि जो 1 लाख रुपए हैं सिर्फ वहां तक ही अराइज होगी, उससे ऊपर नहीं। अगर उसमें से पेमेंट हो रखी है तो हमें क्या करना होगा, हम पेमेंट नहीं, यानी कि अभी एग्जांपल दिया 5000 रुपीज वाला, तो हमें सिर्फ ओनली ऑन उतने ही पे करने होंगे। आगे ये भी लिखा है मैंने, देखिए, इफ अ मेंबर हैज ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स, अगर उसने सारी पेमेंट कर दी तो क्या होगा, ही विल नॉट बी लाइबल टू पे एनी अमाउंट, तो वो कोई भी अमाउंट पे करने के लिए लाइबल नहीं होगा। इफ अ नंबर हैज पार्टली पेड शेयर्स, यानी कि अगर उसने कुछ हिस्सा पे कर रखा है तो क्या होगा, ही कैन बी फोर्स्ड टू पे रिमेनिंग अमाउंट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एज वेल एज ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। तो कभी भी कंपनी उससे वो चीज, रुपए जो 5000 रह गए वो मंगवा सकती है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स भी अभी हमें आ गया। अब इसी के अंदर हमने बात करनी है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है क्या, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में हमने सुना हुआ है। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जो कि क्या है, कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होगी, हम उसे देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 2 clause 68 of the Companies Act 2013, a private company is one which by its article of association, तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा क्या, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, क्या रिस्ट्रिक्शन दी जाएगी किसमें, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर, यानी कि शेयर्स को ट्रांसफर इजिली नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होंगी। अगला क्या है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, उसके लिमिट्स भी लगा रखे हैं कि इस कंपनी में, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके मैक्सिमम पर्सन यानी कि उसके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज, यहाँ पे प्रोहिबिशन लगी होती है, मनाही होती है किस चीज में, कि लोगों को पब्लिकली हमने इनविटेशन नहीं देना कि आओ कि हमें हमारे जो शेयर्स हैं या हमारी कोई भी सिक्योरिटीज हैं उनको आप सब्सक्राइब कर लो। और ये भी याद रखना है कि हर प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड में एक वर्ड लिखती है, वो आपको वर्ड ध्यान रखना है, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से लिखना है, PVT डॉट लिमिटेड, ठीक है, ये शॉर्ट नेम होता है प्राइवेट कंपनी का। अब हमें प्राइवेट कंपनी क्या है पता लगती है कि 2 clause 68 सेक्शन, एक सेक्शन है 2, उसके क्लोज के अंदर लिखा हुआ 68 क्लोज में कि एक प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी जिसमें 200 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उसमें जो है रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर को ट्रांसफर करने के लिए, और पब्लिकली हमें सब्सक्राइब इन्विटेशन नहीं दे सकते। और अब बात करें पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है, एज पर सेक्शन 2 clause 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जैसे कि हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी के लिए एक सेक्शन दिया गया है 2 clause 68, वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है 2 clause 71। अ पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वही पब्लिक कंपनी होगी, ठीक है। यानी कि उसके मेंबर्स की जो जैसे लिमिट्स तय की गई है उससे ज्यादा हो जाती है तो वो पब्लिक कंपनी में हो जाएगा, अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स में तो भी वो पब्लिक हो जाएगा, अगर वो पब्लिक से इन्वेस्ट करवाती है यानी कि पब्लिक से सब्सक्राइब करवाती है, इन्विटेशन दिलवाती है, तो फिर वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वो पब्लिक कंपनी होती है। इसी तरह से लास्ट है 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। अब ये हमारे पास 1 पर्सन कंपनी को हम शॉर्ट में बोलते हैं OPC, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। अब ये कौन सी कंपनी होती है, इसका देखिए इसमें क्या है कि एक सिंगल पर्सन भी कंपनी को क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ ये कौन से, ये कब बनाई गई थी एक्ट, ये 2013 के जो कंपनीज एक्ट है उसके 2 clause 62 में हमें बताया गया था कि हम एक सिंगल पर्सन भी एक अपनी कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ उसकी लिमिट्स तय की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे क्या कहेंगे, 1 पर्सन कंपनी कहेंगे, नहीं तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, पब्लिक कंपनी या फिर वो प्राइवेट कंपनी में। उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यानी कि कुछ उसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसको भी हमने इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी to existing list that is apart from
forming a public or private limited company. The act enables the formation of a new section, वन पर्सन कंपनी का एक नया सेक्शन लाया गया, जैसे कि हमने बात कर रखी है। एन ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी का क्या मतलब है? अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली वन पर्सन, ठीक है, विद ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर, ठीक है। और ये सेक्शन कौन सा इसका? सेक्शन 2 क्लोज 62 फॉलोइंग रूल्स क्या एप्लीकेबल होंगे ओपीसी पे, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला रूल है, हमें 5 रूल्स ही देखने हैं। फर्स्ट रूल क्या है? मेंबर ऑफ ओपीसी। तो मेंबर्स कितने होने चाहिए? ओनली वन